नमस्कार। बिहार इंटर लेवल के लिए इस पहले प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। 50 MCQs हैं और वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। लगभग 10 की संख्या में ये प्रश्न है। परीक्षा के जैसा पेपर रखा गया है। कुछ प्रश्न जो है बहुत हल्के हैं, कुछ प्रश्न मध्यम श्रेणी के हैं और कुछ प्रश्न कठिन श्रेणी के हैं। अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं कि हाँ ये अच्छा लगा तो आगे भी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो पहला प्रश्न आपके लिए यह है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर भविष्य में एक पूर्ण राज्य का दर्जा पा सकता है, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश ही रखे जाने की संभावना है। इसलिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख ही बना हुआ रहेगा। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या है? ए रेड क्लिफ लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी डुरन लाइन, डी पाक जलदम्बू मध्य। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है और भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा है। डुरन लाइन भारत और पाकिस्तान की बजाय भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो डुरन लाइन किसकी सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाक जलदम्बू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक स्टेट भी उसे कहते हैं। अगला प्रश्न, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी VKRB राव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी गुलजारीलाल नंदा। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, इसलिए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था? ए इंदिरा गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी नरसिम्हा राव, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? ए नाना साहब, बी झांसी की रानी, सी मंगल पांडे, डी तात्या टोपे। तो 1857 के पहले विद्रोह के पहले शहीद जो थे वे थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका उत्तर होगा W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और ए.ओ. ह्यूम इसके सचिव थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। तो इसका उत्तर होगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी श्रीहरिकोटा। तो इसका उत्तर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड विज्ञान पर लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी थी? ए आइजैक न्यूटन, बी चार्ल्स डार्विन, सी स्टीफन हॉकिंग, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका उत्तर होगा स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी थी जो कि कॉस्मोलॉजी पर थी और एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही है। अगला प्रश्न, लॉस पिनोस किस देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है? ए क्यूबा, बी मेक्सिको, सी वेनेजुएला, डी बोलिविया। तो लॉस पिनोस इसका उत्तर होगा मेक्सिको के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी, डी BM सोहरावर्दी। तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड का भारत के लिए ऋण
इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए दादा भाई नौरोजी, वी रोमेश चंद्र, सी लाला लाजपत राय, डी के टी तेलंग। तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज ना हो। दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक नहीं लिखी है, इस पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने। लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड का भारत के लिए ऋण पुस्तक लिखी और इनकी ही मृत्यु का बदला भगत सिंह ने लिया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? ए 1932, बी 1936, सी 1941, डी 1946। तो ऑल इंडिया किसान सभा कब अस्तित्व में आई? इसका उत्तर होगा 1936। इसकी स्थापना की थी किसान नेता सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, चरक संहिता किस पर एक पुस्तक है? ए खगोल शास्त्र, बी व्याकरण, सी संगीत, डी चिकित्सा विज्ञान। तो इसका उत्तर होगा चिकित्सा विज्ञान। चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। यह आयुर्वेद की पुस्तक है और इसमें विभिन्न बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के राजाओं को दिए जाने वाले प्रीव्यू पर्स को समाप्त कर दिया? ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजीव गांधी। तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भारतीय राजाओं को दिए जाने वाला प्रीव्यू पर्स को समाप्त कर दिया। यह जब भारतीय राजाओं को 1947 में और 48 में भारत में शामिल किया गया था देशी रियासतों को, तो उनके राजाओं को कई सारी सुविधाएं दी गई थी। उन्हें ही प्रीव्यू पर्स कहा जाता है और इसे ही इंदिरा गांधी ने बाद में समाप्त कर दिया और एक तरह से भारतीय रियासतों को, राजाओं को आम नागरिकों के तुल्य ले आए। तो संपूर्ण समामेलन जो है उनके समय में हो गया। अगला प्रश्न, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? ए सी के दफ्तरी, बी बी आर राव, सी एम सी तलवार, डी गुलजारीलाल नंदा। तो इसका उत्तर होगा एम सी तलवार। एम सी तलवार भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, जिन्हें हम महान्यायवादी भी कहते हैं। पहले महान्यायवादी थे। अनुच्छेद 76 में इनकी चर्चा मिलती है, अटॉर्नी जनरल की चर्चा मिलती है। और अटॉर्नी जनरल जो है वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी वहाँ पर अपनी बात रखने का अधिकार रखता है। वह भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की रोकथाम से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 14। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अर्थ हुआ छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, इसे कानूनी अपराध बनाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए चीन, बी सोवियत रूस, सी आयरलैंड, डी जर्मनी। तो इसका उत्तर होगा सोवियत रूस। सोवियत रूस एक कम्युनिस्ट देश था और कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं अपने नागरिकों से कि नागरिक जो हैं शासकों की बात को अक्षरशः माने, इसलिए उन्होंने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य रखा ताकि जनता यह जाने कि उसको क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या कर्तव्य है उसका। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना में से किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? ए 1967-68, बी 1966-69, सी 1955-59, डी 1975-77। तो इसका उत्तर होगा 66-69। 66-69 की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसके कारण जो है योजनाओं के पालन में, योजना के क्रियान्वयन में समस्या आई, तो इसीलिए एक प्लान हॉलीडे लाया गया 66 से 69 के बीच। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर षणमुखम चेट्टी, सी जॉन मथाई, डी सी डी देशमुख। तो इसका उत्तर होगा आर षणमुखम चेट्टी ने बजट पेश किया था, पहले पद वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न, सैमन कमीशन के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका उत्तर होगा 7। सैमन कमीशन के 7 सदस्य थे, अध्यक्ष थे एक और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष जो थे वो जॉन स्मिथ साइमन थे और सदस्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनका नाम था क्लेमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने। सैमन कमीशन का सभी पार्टियों ने विरोध किया क्योंकि यह पूरी तरह से गोरों का ही कमीशन था, इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था और इसे स्टैट्यूटरी समिति, वैधानिक आयोग भी कहा जाता है।
इसके निर्माण का उल्लेख 1919 के अधिनियम में ही किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ए गोमती, बी झेलम, सी चिनाब, डी सतलुज। तो इसका उत्तर होगा गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और झेलम, चिनाब, सतलुज, सिंधु इत्यादि उससे कहीं दूर बहते हैं। और सिंधु जो है भारत में लद्दाख से होकर गुजरती है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो झेलम, चिनाब और सतलुज जो है वो सिंधु की सहायक नदियां हैं, रावी भी है। आगे बढ़ देखेंगे इसे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अगस्त्यकूटम, बी ब्रह्मगिरी, सी नीलगिरी, डी अनामुडी। तो इसका उत्तर होगा अनामुडी। अनामुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदा बेटा। अगला प्रश्न, आत्मोपदेश शतकम किसने लिखी थी? श्री नारायण गुरु, स्वामी सहजानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष, पंडित रमाबाई। आत्मोपदेश शतकम के लेखक थे श्री नारायण गुरु। ये केरल के एक धर्म सुधारक थे। अगला, कौन सा शहर अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? ए ब्रिस्बेन, बी पेरिस, सी लॉस एंजलिस, डी टोक्यो। तो इसका उत्तर होगा पेरिस। पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या सामान्य भाषा में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। उसके बाद 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे और उसके बाद 2032 में ब्रिस्बेन में होंगे और पिछले ओलंपिक जो थे वो टोक्यो में हुए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की राजनीतिक प्रयोगशाला कौन सी थी? ए दक्षिण अफ्रीका, बी खेरा, सी साबरमती आश्रम, डी चंपारण। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को ही गांधी जी का पॉलिटिकल लैब कहा जाता है क्योंकि गांधी जी ने जो सत्याग्रह इत्यादि के जो पहले प्रयोग थे वो दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। वहीं पर उन्होंने सांगठनिक कार्य भी करना शुरू किया था, अखबार निकालना। तो राजनीतिक प्रयोगशाला गांधी जी की वह दक्षिण अफ्रीका ही थी। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया। अगला प्रश्न, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा से कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? ए 1/3, बी 1/5, सी 1/6, डी 1/4। तो इसका उत्तर होगा 1/3। हर दूसरे साल की समाप्ति पर राज्यसभा से 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। अगला प्रश्न, डायनासोर किस अवधि में विलुप्त हुआ था? किस पीरियड में विलुप्त हुआ था? ऑप्शन ए ट्रायसिक, बी जुरासिक, सी क्रेटेशियस, डी कैम्ब्रियन। तो इसका उत्तर होगा क्रेटेशियस। क्रेटेशियस युग में डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए थे, अनजान कारणों से विलुप्त हो गए थे। कई सारी व्याख्या दी जाती है। जुरासिक काल जो है उनके राज का काल है, उनके शासन का काल है। उन्होंने पूरी दुनिया पर एक तरह से राज किया। तो जुरासिक में थे और क्रेटेशियस में वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम श्यानता है? ए पानी, बी वायु, सी रक्त, डी मधु। किसमें अधिकतम विस्कोसिटी है? तो इसका उत्तर होगा मधु। मधु में जो है अधिकतम विस्कोसिटी है, बहुत अधिक श्यानता है। जितना ज़्यादा चिपचिपा होता है वो जो है उसमें अधिक श्यानता की संभावना है। ज़्यादा डेंसिटी होगा तो ज़्यादा श्यानता होने की संभावना है। तो मधु होगा। अगला प्रश्न, बारिश की बूंदों के गोल आकार के पीछे क्या कारण है? ए पानी का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दबाव, डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार जो होता है क्या होता है? गोलाकार होता है। अगला प्रश्न, पेंडुलम की समयावधि किस पर निर्भर करती है? ए द्रव्यमान, बी लंबाई, सी तापमान, डी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर होगा लंबाई। पेंडुलम की जो है समयावधि लंबाई पर निर्भर करती है। एक फार्मूला है T = 2π√L/g। तो L और G पर निर्भर करेगा और G का अर्थ हुआ पृथ्वी का गुरुत्व और L का अर्थ हुआ लोलक की जो लंबाई होती है जिससे ब्रिज धागे से या जिससे लटकी हुई होती है वो लंबाई। तो अगर द्रव्यमान की जगह वहाँ पर भार रहता, मास की जगह वहाँ पर वेट होता, तो फिर हमें दोनों ऑप्शन चुनना होता है, ए और बी दोनों चुनना होता है क्योंकि जी पर भी निर्भर करता है और जो है भार जो होता है क्या होता है? द्रव्यमान गुने जी हो जाता है। लेकिन अभी द्रव्यमान लिखा हुआ है तो हम केवल लंबाई को चुनेंगे। याद रखना फॉर्मूला T = 2π√L/g। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादक पेय के अत्यधिक उपयोग के कारण होती है? मादक पेय कौन सा है? अल्कोहलिक बेवरेज, उन्हें पीने से अत्यधिक उपयोग के कारण होती है, उनके अधिक पीने से होती है। तो ऑप्शन ए है अपेंडिक्स का सूजन, बी है वायरल हेपेटाइटिस, सी पित्ताशय के पत्थर और डी लीवर सिरोसिस। तो इसका उत्तर होगा लीवर सिरोसिस, जो है लीवर के सूजन को लीवर सिरोसिस कहते हैं। यह जो है शराब अधिक पीने से होती है। इसलिए परीक्षा में क्या करना है आपको? अंग्रेजी भी पढ़ना है। अंग्रेजी पढ़ने से आपको प्रश्न का जो है एग्जैक्ट अर्थ पता चल जाता है। अल्कोहलिक बेवरेज देखिए साफ साफ लिखा हुआ अंग्रेजी में। अगला प्रश्न, करनाल बंट किस फसल का रोग है? ए जौ, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी ज्वार। तो इसका उत्तर होगा गेहूँ। गेहूँ जो है उसकी बीमारी है करनाल बंट। तो नाम कैसे याद रहेगा? देखिए हरियाणा में ही है करनाल, करनाल की ही बेटी थी कल्पना चावला। तो करनाल बंट, करनाल यानी हरियाणा जो है वह गेहूँ उत्पादन में भी बहुत आगे है, तो वहाँ से याद रहेगा। दूसरा बंट जो है देखिए गेहूँ में भी है, तो गेहूँ में ऊपर चंद्रबिंदु है और बंट में अनुस्वार है, तो उससे भी याद रख सकते हैं गेहूँ में भी अनुस्वार है और बंट में भी अनुस्वार है। आगे, पुरुष का जीन घटक क्या है? ए XX, बी XY, सी X, डी Y। तो इसका उत्तर होगा XY। पुरुष का जीन घटक जो है वह XY है और इसी कारण जो है बच्चे के लिंग के निर्णय करने में पिता के योगदान की भूमिका अधिक होती है। अगला प्रश्न, नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ए विटामिन ए की कमी के कारण, बी शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण, सी रक्तचाप के बढ़ने के कारण, डी ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जंतु के कारण। तो इसका उत्तर होगा ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जंतु, एक प्रोटोजोआ है, उसके कारण होता है। तो स्लीपिंग सिकनेस याद रखना है। देखिए अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है स्लीपिंग सिकनेस और हिंदी में लिखा है नींद की बीमारी, तो इसलिए अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ लेना है। आगे, ठंडे देशों में शराब को थर्मामीटर में तरल के रूप में पारा के लिए पसंद किया जाता है। क्यों? कि पारा की बजाय जो है थर्मामीटर में शराब को क्यों प्रयोग किया जाता है ठंडे देशों में? उसका कारण बताना है आपको। ए शराब का हिमांक कम है, बी शराब गर्मी का एक बेहतर संवाहक है, सी शराब पारे से सस्ता है, डी उन क्षेत्रों में शराब का उत्पादन अधिक होता है। तो इसका उत्तर होगा शराब का हिमांक कम है, यानी बहुत जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है, बहुत ही लो है, तो यानी बहुत जब ठंड होगी तब जाके वह जमेगा और इसी कारण जो है उसका बहुत अधिक ठंड में प्रयोग किया जाना संभव है। जबकि पारा जो है जम जाएगा उससे बहुत पहले ही, लगभग 3 गुना होता है, 3 गुना कम होता है शराब का हिमांक, शराब का फ्रीजिंग पॉइंट पारा से, तो इसलिए पारा का ही प्रयोग किया जाता है और पारा को अधिक पसंद किया जाता है शराब की तुलना में। अगला प्रश्न, लाल बत्ती संकेत रेड लाइट सिग्नल का उपयोग खतरे के संकेत रूप में किया जाता है। क्यों? ए लाल बत्ती सबसे कम बिखरती है, बी लाल रोशनी आंखों के लिए आरामदायक है, सी यह कम से कम रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है, डी यह हवा में कम से कम अवशोषित होता है। तो इसका उत्तर होगा लाल बत्ती जो है क्या होती है, रेड लाइट जो है सबसे कम स्कैटरिंग होता है, सबसे कम बिखरती है, इसलिए उसे दूर से देखना आसान हो जाता है और कुहासे इत्यादि के समय में भी उसका प्रयोग करना जो है ज़्यादा अधिक उचित होता है, क्योंकि डेंजर सिग्नल जो है दूर से दिख जाना चाहिए। अगला प्रश्न, एड्स में डी का अर्थ क्या है? ए डेथ, बी ड्रग, सी डेफिशिएंसी, डी डिजीज। तो एड्स में डी का अर्थ है डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है एड्स का फुल फॉर्म। एक्वायर्ड का अर्थ हुआ कि कहीं से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इन्फेक्शन से होता है आमतौर पर, ठीक है। दूसरा इम्यून डिफिशियंसी यानी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा जो शक्ति है वह क्या हो जाती है, डिफिशियंट हो जाती है, कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और सिंड्रोम यानी कई सारे लक्षण इसमें उभरते हैं इस बीमारी के बाद। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब गणित के कुछ प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों के गणित और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो आपके लिए है पहला प्रश्न, यदि 1 क्यूब जोड़ 2 क्यूब जोड़ डॉट 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 जोड़ 10 क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 जोड़ 32 जोड़ 108 जो डॉट 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 जोड़ 4000 कितना होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है ए 12000, बी है 12100, सी है 12200 और डी है 12400। तो इसका उत्तर होगा 12100। कैसे होगा आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 4 जोड़ 32 जोड़ 108 जोड़ 4000 जो है उससे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 1 जोड़ 4 गुने 8 जोड़ 4 गुने 27 जोड़ डॉट 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 करके 4 गुने 1000 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग 1 8 27 को बदलेंगे अगर इस तरह से
तो वह हो जाएंगे 4 गुने 1 क्यूब जोड़ 4 गुने 2 क्यूब जोड़ 4 गुने 3 क्यूब जोड़ डॉट 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 जोड़ 4 गुने 10 क्यूब। अब 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हमें ब्रैकेट में मिल जाता है 1 क्यूब जोड़ 2 क्यूब जोड़ डॉट 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 जोड़ 10 क्यूब। और हमें ऊपर में पहले से दिया गया है 1 क्यूब 2 क्यूब डॉट 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 10 क्यूब का मान वो होता है 3025। तो उसे हम 4 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12100। अब अगला प्रश्न, कुछ राशि ए और बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ए को राशि का 3/16, बी को 1/4 और सी को 81 रुपये मिलते हैं, तो बी को कितनी राशि मिली। आप उत्तर है आपके सामने विकल्प के रूप में है, ए 30 रुपये, बी 36 रुपये, सी 32 रुपये, डी 40 रुपये। तो इसका उत्तर होगा 36 रुपये। अब कैसे होगा 36 रुपये, इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले सी का हिस्सा हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं पूरा हिस्सा 1 रुपया था, 1 था, तो उसमें से घटाएंगे जब 3/16 भाग का जब भी भिन्न का जब भी प्रश्न हो तो पूरा हिस्सा को 1 मान लिया जाता है, उसमें से फिर घटाएंगे तो 1 माइनस 3/16 माइनस 1/4 करते हैं, तो हमारे सामने क्या आ जाता है 16 माइनस 3 माइनस 4 होल बटा 16 आता है, 16 आता है, और हो गया 16 माइनस 7/16 बराबर 9/16। अब 9/16 भाग जो है वो 81 रुपया, तो पूरा भाग यानी 1 जो है वो कितना होगा, तो वो यहाँ हो जाएगा 81 गुने 16/9 और 9 9 81 कर जाएगा, तो 9 गुना 16 में मिलेगा, वह हो जाएगा 144। अब हमें पता चल गया कि ए और बी और सी के बीच जो राशि वितरित की गई थी वो कितनी थी, 144 रुपये का वितरण हुआ था। अब बी का हिस्सा है 1/4 टोटल का, तो 144 गुना 1/4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36। अगला प्रश्न, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या है। ए 12 मीटर प्रति सेकंड, बी 10 मीटर प्रति सेकंड, सी 15 मीटर प्रति सेकंड, डी 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका उत्तर होगा 12 मीटर प्रति सेकंड। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में ट्रेन क्या करती है, जितनी उसकी लंबाई होती है उसी दूरी को तय करती है। ठीक है, और अगर पूरे प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो क्या करेगी ट्रेन, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई है दोनों को जोड़कर जो दूरी होगी उस दूरी को प्राप्त करेगी, पार करेगी। तो हमारे सामने 120 मीटर लंबी ट्रेन जो है वह 10 सेकंड में यह दूरी तय करती है 120 मीटर की, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी 12 मीटर प्रति सेकंड, तो ट्रेन की गति होगी 12 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90 जोड़ 1/10 जोड़ 1/132 किसके बराबर है। ए 1/8, बी 1/7, सी 1/6, डी 1/10। यह प्रश्न भी थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही आसान है। इसका उत्तर होगा 1/6। कैसे होगा यह हम लोग देख लेते हैं। तो 1/20 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। अगर करेंगे तो लघुत्तम होगा 20, ऊपर होगा 5 माइनस 4 बराबर 1/20 हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे तो पूरा आएगा हमारे सामने 1/4 माइनस 1/5 जोड़ 1/5 माइनस 1/6 जोड़ 1/6 माइनस 1/7 जोड़ 1/7 माइनस 1/8 जोड़ 1/8 माइनस 1/9 जोड़ 1/9 माइनस 1/10 जोड़ 1/10 माइनस 1/11 जोड़ 1/11 माइनस 1/12। ऐसे करके आएगा हमारे सामने। और अगर हम देखें तो अब क्या हो जाता है 1/5 1/5 कट जाएगा, 1/6 1/6 कटेगा, इस तरह से करते करते 1/11 तक कट जाएगा। हमारे पास बचेगा केवल 1/4 माइनस 1/11 और उनको निकालेंगे हम लघुत्तम 12 होगा, 3 माइनस 1 2/12 1/6 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस सब ट्रिक को थोड़ा देखना, ध्यान देने पर जो है अभ्यास करने से क्या होगा ऐसे प्रश्न बनाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अदरवाइज आप क्या करते इतना का लघुत्तम लेते और तो बहुत तेरी खीर हो जाता। अगला प्रश्न, यदि माधुरी का मासिक वेतन 10% कम हो जाता है, ठीक है, माधुरी का वेतन जो है 10% कम कर दिया गया है, पहले के स्तर तक पहुंचने के लिए उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। ए 12.5%, बी 11.1/9%, सी 10%, डी 11%। तो इसका उत्तर होगा पहले की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें माधुरी जी के वेतन में 11.1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यह कैसे होगा, यह इस तरह से होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि उनका वेतन पहले जो था 100 रुपये था, 10% कम हो गया तो 10 रुपये कम हो गया, 90 हो गया। अब पहले फिर से उसे 100 रुपये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में 10 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 90 में अगर 10 रुपये की वृद्धि करेंगे तो एक में कितने की वृद्धि करेंगे 10/90 की वृद्धि करेंगे। और 100 रुपये में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रतिशत निकालना है तो 100 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो 10 गुने 100/90 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यह जीरो कट गया, 100/9 हुआ, तो 11.1/9% हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न,
यह है आपके सामने 7/875 है और 3 के वर्गमूल में है। तो आपको बताना है किसके बराबर, घनमूल के अंतर्गत है ये, तो किसके बराबर है यह, A1/3, B1/15, C1/4, D1/5। तो इसका उत्तर होगा 1/5। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो हमारे पास है 7/875। तो सबसे पहले उसे हम सरलीकृत करेंगे जब, तो 7 से भागा देंगे 875 में, तो हमारे पास क्या बचेगा 125। 125 से 875 होता है, तो 1/125 हो गया। अब 125 क्या है, वह 5 का क्यूब है। तो 1/125 जो उससे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 3। जो पूरा यह हमारे सामने जो है 7/875 वो इस रूप में आ जाएगा। ये पूरा फार्मूला यहाँ पे इस रूप में आ जाएगा हमारे पास। तो 1/5 पर होल क्यूब होगा, तो ये 3 × 1/3 पावर आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 1/5। अब आगे श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 8, 15, 24, 35। उसके बाद क्या आएगा, A44, B40, C42, D48। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। श्रृंखला है, ऐसा श्रृंखला वाले प्रश्न जो है नंबर सीरीज के प्रश्न बहुत परीक्षा में आते हैं, इनका आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 48। यह कैसे होगा, बहुत ही आसान है, देखते हैं हम लोग। 3 में 5 जोड़ते हैं तो 8 होता है, 8 में 7 जोड़ते हैं तो 15 होता है, 15 में 9 जोड़ते हैं तो 24 होता है, 24 में 11 जोड़ते हैं तो 35 होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बढ़ता जाता है जोड़ने के लिए। जो संख्या हमारे पास है 5 में 2 7, 7 के बाद 9 जोड़े हमने, जो कि 2 ज़्यादा है पहले से। 9 में 2 जोड़े 11 हो गया, तो 11 से और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो 35 में 13 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा हमारे सामने में संख्या। अगला प्रश्न, श्याम 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर वह चलता है। तो हम देख रहे हैं क्या कि श्याम जो है वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाईं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब श्याम किस दिशा की ओर अभिमुख है, यह आपको बताना है। तो आपके सामने उत्तर के रूप में विकल्प है, A पूर्व, B उत्तर, C दक्षिण, D पश्चिम। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम। देख सकते हैं यहाँ पर यह है उत्तर। जब भी मैप में क्या करना है, इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको करना है ऐसे बना लेना है। यहाँ उत्तर नॉर्थ दिखा रहा है, साउथ दिखा रहा है, ईस्ट और वेस्ट दिखा रहा है। आपका दायां हाथ जो होगा वो ईस्ट होगा, सिर की ओर जो है नॉर्थ हुआ और पैर की ओर जो है साउथ हुआ। अब हम बनाएंगे, यह क्या करता है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो खुद सोचिए दाएं मुड़ेगा, दाएं हाथ किधर होगा, इधर होगा, तो दाएं मुड़ गया वह, दाएं मुड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, वह 4 किलोमीटर चला, और 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आया। तो अब यहाँ से फिर वह क्या कर रहा है, वह दाएं मुड़ रहा है, तो दायां हाथ अब इधर ही है फिर से, तो दाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला। यहाँ पे 2 का था, तो 2 से थोड़ा और आगे लाइन खींच देंगे हम, ये लाइन खींचने का ध्यान रखना है। और फिर क्या होता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं जब मुड़ता है वह, तो क्या होता है, तो वह फिर से वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर और चलता है। तो आपको बताना है किस दिशा में, तो हमारे नक्शे से साफ पता चल रहा है कि वह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख किया है, इधर बढ़ रहा है वो। आगे अगला प्रश्न, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 हो तो तीनों में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। ऑप्शन है आपके पास A8, B6, C7, D5। 3 क्रमागत जो है कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर करने पर जो होता है 110 मिलता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में बतानी है, तो इसका उत्तर होगा 5। कई लोग विकल्प का यूज करने लगते हैं और फिर 8, 9, 10 ऐसे स्क्वायर जोड़ते हैं, ऐसा भी करते हैं। 6, 7, 8 का स्क्वायर जोड़ते हैं, 7, 8, 9 का जोड़ेंगे, 5, 6, 7 का जोड़ेंगे। एक और उपाय है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के 3 अंकों का वर्ग अगर पूछता है या 3 अंकों की संख्या जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, ऐसे मान लेना है। एक संख्या होगी x-1, दूसरा होगी x और तीसरी होगी x+1। तो बीच वाली संख्या x है, बाकी जो इधर उधर है, ठीक है। तो यह ध्यान देना, नहीं तो लोग x, x+1, x+2 भी करते हैं। ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि x-1 जो हुआ वह हुआ x, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, हमें बार मिलेगा x² - 2x + 1 मिलेगा। जब x का करेंगे तो x² मिलेगा, और x+1 का जब स्क्वायर करेंगे तो x² + 2x + 1 मिलेगा। अब जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2x कट जाता है, हमारे पास सीधे मिलेगा 3x² + 2 = 110। अब 3x² को देखेंगे तो 2 को इस तरफ दे देना पड़ेगा दाईं तरफ,
तो 110 में 2 घट जाएगा तो 108 मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर 108 है, तो एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, 108 में 3 से भाग देने पर, जो कि होगा 36। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जब 36 मिल गया हमें, एक्स जो कितना होगा √36 होगा, तो हो गया 6। अब हमें बीच वाली संख्या मिल गई 6, तो हमें निकालनी सबसे छोटी संख्या, तो वो क्या है, x-1 है, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा। सबसे बड़ी संख्या x+1 है, तो 6 1 7 है, 3 संख्या क्या है, 5 6 7 है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 30 संख्याओं का औसत 12 है, यदि पहली 20 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 60, 45, 40, 50। ए में है 60, बी में है 45, सी में है 40, डी में है 50। तो इसका उत्तर होगा 50। देखिए बहुत ही आसान है, 30 संख्या का औसत है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 30 × 12 360 हो गया उनका। पहली 20 संख्या का औसत 11 है, तो 20 संख्या का कितना हो गया, औसत का कुल योग कितना हो गया, 20 × 11 220 उनका कुल मूल्य हो गया, कुल वैल्यू हो गया। अब अगली 9 संख्या को 20 के बाद जो 9 संख्या है, यानी 21 से लेकर 29 तक जो संख्या हुई, वो 21 से 29वीं संख्या, 21वीं से 29वीं संख्या, उनका वैल्यू क्या आ जाएगा, औसत है 10, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10 तो 90 हो गया। अब हमारे पास 20 संख्या मिल गई है, 9 संख्या मिल गई, 29 संख्या तक हमने देख लिया, 29वीं संख्या तक। 30वीं संख्या कैसे मिलेगी, तो टोटल संख्या का 30 संख्या का जितना मूल्य है उसमें 20 संख्या और 9 संख्याओं का जो को घटा देंगे, तो 360 में 220 जो 90 को घटा दिया, 360 में घटा दिया 310 बराबर हो गया 50। तो इसका उत्तर होगा 50। ऐसे ही प्रश्नों का आप और अधिक अभ्यास कर लें गणित के लिए। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, और ये पहले सरल प्रकृति के प्रश्न हैं, इन्हें सीख जाएंगे तब आप कठिन प्रकृति के प्रश्न बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करके बताएं कि हाँ इस तरह के और वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं ऐसे वीडियो और भी बनाऊँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपके ग्रुप में कोई और तैयारी कर रहा हो तो उन्हें, या आपके पहचान में कोई तैयारी कर रहा हो तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनसे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।